खट्टर सरकार की गुमशुदगी के पर्चे लगे हैं। हरियाणा में ना शासन है ना प्रशासन है। हरियाणा में भाजपा जजप्पा सरकार नाम की कोई चीज़ बची नहीं। भाजपा के सांसद, भाजपा के मंत्री, जजप्पा के मंत्री, भाजपा जजप्पा के विधायक गुम हैं। कई तो ऐसे सांसद हैं इस इलाके से, गांव में उनकी गुमशुदगी के पर्चे लगे हुए हैं। कली गुप्ता जी मुझे बता रहे थे। ये हालात आज पहुंच गई और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही कोरोना महामारी के विकराल रूप को लेकर पूरी तरह से उदासीन हैं। हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता की ओर से आदरणीय मनोहर लाल खट्टर साहब से और दुष्यंत चौटाला जी से हमारे कुछ प्रमुख सवाल हैं जो आपके माध्यम से आज इस ऐतिहासिक धरती पर मैं रखना चाहूँगा। पहला सवाल, हरियाणा के गांव और कस्बों में कोरोना महामारी का कहर जारी है और विकराल रूप धारण कर चुका है, पर ना RT-PCR टेस्टिंग है, ना ऑक्सीजन है, ना जीवन रक्षक दवाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खट्टर सरकार खुद की आंख पर भी पट्टी बांध रही है और हरियाणा की जनता की आंख पर पट्टी बांध कोरोना संक्रमण के बारे हरियाणा की जनता की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण ये है कि हरियाणा में RT-PCR टेस्टिंग से कोरोना संक्रमण की दर 11 या 12% पाई गई, पर जो एंटीजन टेस्ट जो हम सब जानते हैं जो सही टेस्ट नहीं है, उसमें कोरोना संक्रमण की दर मात्र 6% है। जो हेल्थ बुलेटिन हरियाणा सरकार जारी करती है उसमें से RT-PCR टेस्टिंग की संक्रमण दर को गायब ही कर दिया गया और एंटीजन टेस्टिंग के आधार पर कम कोरोना संक्रमण खट्टर सरकार दिखा रही है। क्या साबित कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी आप? झूठे आंकड़े पेश कर संक्रमण और मौत के क्या आप हरियाणा की जनता को इस संक्रमण के अंदर नहीं धकेल रहे? इसका जवाब दें। आप पत्रकार साथी गवाह हैं। कोई ऐसा गांव पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर का देख लीजिए जहां कोरोना से 1, 2, 4, 5 मौत ना हुई हो, परंतु सरकार सारे आंकड़े को छुपा लेती है। तो जिंदगी से खिलवाड़ क्यों? दूसरा सवाल जो हमारा है खट्टर साहब से वो ये है कि हरियाणा में ब्लैक फंगस जो कोरोना से आई हुई बीमारी है वो एक विकराल रूप धारण कर चुकी है। आज की खबर ये है कि हरियाणा की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कमला वर्मा जी, उन तक को ब्लैक फंगस का इंजेक्शन मुहैया करवाने में सरकार फेल है। जब इस प्रदेश की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को ब्लैक फंगस का इंजेक्शन नहीं मिल रहा, जब किसी मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस का इंजेक्शन है ही नहीं, पानीपत और करनाल और कुरुक्षेत्र के बीच में एक ही मेडिकल कॉलेज है, वो मुख्यमंत्री के हलके में है, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, उसमें कोई ब्लैक फंगस का इंजेक्शन नहीं। रोहतक मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस का इंजेक्शन नहीं। 4 डोज एक दिन में लगाना अनिवार्य है। खट्टर साहब ने आदेश दिया 2 ही डोज लगाए जाए। आप मुझे बताइए, इससे आप मरीजों को खतरे में धकेल रहे हैं या लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं या नहीं? आपको भूख लगी हो, मैं आपको रोटी का एक टुकड़ा दूं और कहूं कि भैया बस अब बोल दो मेरा पेट भर गया है, भूख तो 4 रोटी की लगी। तो किस प्रकार से 4 डोज के बगैर ब्लैक फंगस का इलाज होगा? तीसरा सवाल, कोरोना से निपटने का एक ही इलाज है, वो है वैक्सीनेशन, 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 और कोई इलाज नहीं। कल 30 तारीख को खट्टर साहब ने ये सार्वजनिक तौर से स्वीकार लिया कि वो जानबूझकर इंजेक्शन ही नहीं लगा रहे, वैक्सीन, टीका लगा ही नहीं रहे कोरोना निरोधक। कहते हैं कि हम तो धीरे धीरे लगाएंगे। खट्टर साहब, अगर आप धीरे धीरे टीका लगाओगे तो हरियाणा के लोग कोरोना संक्रमण से ग्रस्त हो जाएंगे। ये पाप है, ये अपराध है जो आप कर रहे हैं। और अगर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार सुनियोजित तरीके से ये अपराध करेगी
तो हरियाणा की लोगों की ज़िंदगी की रक्षा कौन करेगा? और आज वैक्सीन की हालत ये है कि 10 जिलों के अंदर कोई वैक्सीन नहीं, समेत पानीपत जिले के 5 जिलों में केवल 1000 डोज वैक्सीन की है, यानी 500 लोगों को ही लग सकती है। 15 जिलों में वैक्सीन न के बराबर है या खत्म हो गई। इस गति से 7 साल लगेंगे, 8 साल लगेंगे हरियाणा के लोगों को वैक्सीन देने में, पर कोरोना की तीसरी लहर तो दिसंबर तक आ जाएगी, तो हरियाणा के लोगों की जिंदगी की सुरक्षा कैसे होगी? चौथी बात, हरियाणा में ऑक्सीजन का भारी संकट है। 2 महीने में जिस प्रकार से ऑक्सीजन का संकट हमने देखा वो कभी नहीं हुआ। हरियाणा में इस ऑक्सीजन संकट का इलाज करने में खट्टर सरकार फेल क्यों साबित हुई? 5वीं बात, पहली बार हरियाणा के इतिहास में ये हुआ होगा, मैं बुल्ले शाह जी को बता रहा था रास्ते में, कि कोविड का अस्पताल कौन उपचार करेगा, इसका निर्णय भी सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। कोविड अस्पताल बढ़ाने का लाइसेंस सरकार देती है। क्यों? कल को खुदा ना खास्ता, ये संजय भाई यहाँ बैठे हैं, गुप्ता जी यहाँ बैठे, किसी की हड्डी टूट जाए, वो जाए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर कहेगा नहीं, मैं खट्टर साहब से हड्डी का इलाज करने का लाइसेंस लाऊंगा, फिर तेरा इलाज करूंगा। क्यों? फिर MBBS की डिग्री किस लिए है? MD की डिग्री किस लिए है? आपको प्रोटोकॉल बनाना चाहिए था कि अगर कोविड का इलाज करना कोई डॉक्टर भी कर सकता है, आप उसका अलग विंग बनाइए अस्पताल में, अलग डॉक्टर रखिए, अलग पैरामेडिक रखिए, अलग ऑक्सीजन का इंतजाम रखिए, उसकी वेस्ट का अलग इंतजाम करिए। अगर सारे डॉक्टर इलाज करते हरियाणा के प्राइवेट और सरकारी, तो कोरोना से हरियाणा की हजारों जिंदगियां बचाई जा सकती थी। इसके लिए अगर खट्टर साहब दोषी नहीं तो कौन है? एक और बात है, हरियाणा में ब्लैक फंगस का इंजेक्शन ब्लैक में मिलता है, हरियाणा में टोसिलाज़ोम का इंजेक्शन ब्लैक में बिकता है, हरियाणा में आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन ब्लैक में बिका, रेमडेसिवियर के इंजेक्शन के लिए तो पानीपत के लोग, हरियाणा के लोग दर दर की ठोकरें खाते रहे, 30-30 हज़ार रुपए में बिका, पर सरकार नहीं दे पाई। ऐसा क्यों कि जीवन रक्षक दवाएं गुम हैं? और आखिरी सवाल, हरियाणा में जीवन रक्षक दवाएं गुल और शराब की सप्लाई फुल। आप पत्रकार साथी गवाह हैं, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। पूरे हरियाणा में पिछले 2 महीने में शराब के ठेके से, पिछले दरवाजे से शराब की सप्लाई जारी रही। ये खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी के संरक्षण में हुआ। 300 रुपए की शराब 600 रुपए में बिकी, 600 वाली 1200 में बिकी, 1200 वाली 1800 रुपए में बिकी। ये नाजायज बिक्री और पैसा किसकी जेब में गया? और आज ही खुलासा हुआ है कि झज्जर में जो डिस्टिलरी है, शराब की फैक्ट्री है, वहां से नकली होलोग्राम पकड़े गए हैं। एक होलोग्राम में जो टैक्स लगता है वो 150 रुपया बोतल है। कितनी करोड़ों बोतलें निकली जिनमें नकली होलोग्राम लग के बिक गई, उससे राजस्व को कितनी हानि हुई, चूना हुआ। वो सारा पैसा कोरोना से जान बचाने में हरियाणा की जनता का था, वो किसकी माफिया की जेब में गया? 1 साल में 3 शराब घोटाले हरियाणा में हुए। पिछली बार भी याद करिए, मैंने 1.5 करोड़ शराब की बोतलें फर्जी पकड़ी गई हैं, ये खुलासा किया था। खट्टर साहब ने जांच रिपोर्ट बिठाई थी, वादा किया था पत्रकारों से कि 10 दिन में नतीजा निकलेगा। खट्टर साहब अब तो 10 महीने निकल गए, वो रिपोर्ट कहाँ दबी हुई है? उस रिपोर्ट में किस सफेद पोश का नाम है? सचिवालय में बैठे भाजपा जजप्पा के कौन से नेताओं का नाम है? तो जीवन रक्षक दवाएं गुल और शराब की सप्लाई फुल। इन 7 सवालों का जवाब हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता मनोहर लाल खट्टर जी से और हमारे साथी दुष्यंत चौटाला जी से ये भी मांगती है कि ये सरकार गुमशुदा भी है और माफिया का कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष संरक्षण भी कर रही है। ये क्यों? कोई भी सवाल आप पूछना चाहे। कुमारी शैलजा ने अभी 2 दिन पहले बयान दिया है कि 5000 की जो एक सरकार, स्वास्थ्य मंत्री भी कहते हैं सरकार की जो आइसोलेटेड केस है
उनको 5,000 की किट हम घरों में दे रहे हैं, हालांकि मिल भी नहीं रही, बहुत कम को मिल रही है। लेकिन कुमारी शैलजा का बयान है, वही किट हम 815 रुपये दे के हमने सिरसा में बांटी है। क्या प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा कुमारी शैलजा सही फरमा रही है। कांग्रेस का हर साथी उनसे सहमत है, शैलजा जी से। इस सरकार में केवल और केवल घोटाले हो रहे हैं, कभी ऑक्सीजन के नाम पर, कभी इंजेक्शन के नाम पर, कभी मेडिकल किट के नाम पर, कभी राशन के नाम पर, कभी शराब बेचने के नाम पर। यहाँ हर तरफ माफिया हावी है और लोगों को राम भरोसे छोड़ दिया गया है, ये कटु सत्य है। पंजाब के अंदर जो कांग्रेस की गतिरोध की स्थिति बनी है, मंत्री विधायक दोनों ही सभी सीएम के खिलाफ है, कमेटी दिल्ली में बुलाया भी है, तो कारण क्या है कि वहाँ क्यों नहीं आपस में तालमेल बैठ पा रहा? वैसे तो आज के विषय से जुड़ा हुआ नहीं, पर आपका मैं सम्मान करते हुए ये कहूँगा, देखिए परिवार में कभी मतभेद हो, अगर हम कमेटी ना बनाते तो आप मुझसे सवाल पूछते कि वहाँ मतभेद हैं, तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे। अब हमने कुछ कर रहे हैं तो आप कह रहे हो तुम कर क्यों रहे हो, तो दोनों बातें सच नहीं हो सकती। परिवार इतना बड़ा बैठा है, यहाँ भी हो सकता है हमारा भी कुछ मतभेद हो जाए कल, तो परिवार के मुखिया की ये जिम्मेवारी है कि उस मतभेद को आपस में बिठाकर दूर कर दे। यही हम कर रहे हैं। हमारा परिवार इकट्ठा था, इकट्ठा है और इकट्ठा रहेगा। डॉक्टर कोरोना काल में लगातार सुरजेवाला जी काम कर रहे हैं, ऐसे में रामदेव का जो बयान है वो कहीं ना कहीं एक ये कहा जा रहा है कि मुद्दा भटकाने के लिए, जिस तरह से आपने कहा कि घोटाले हो रहे हैं, और इसको किस तरह से आपने देखिए, आज के दिन डॉक्टर का दर्जा भगवान के बाद दूसरा है। हमारे डॉक्टर साहिबान ने, हमारी नर्सेज ने, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ने, हमारे सैनिटेशन स्टाफ ने, हमारे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्करों ने, पत्रकार साथियों ने, कई पुलिस कर्मियों ने भी जो बेहतरीन काम किया है, उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। डॉक्टरों का अपमान करना भगवान का अपमान करना है। नर्स और पैरामेडिक्स को गाली देना भगवान को गाली देना है। अब ये मैं हर व्यक्ति के विवेक पर छोड़ता हूँ कि उनकी परमात्मा में आस्था है या वो परमात्मा को भी दुत्कार रहे। सर इनके बाद आपके बाद। आदरणीय साथी, हमने क्या किया इसका सबसे बड़े सबूत जो हैं वो पत्रकार जगत के पत्रकार और टेलीविज़न के जर्नलिस्ट हैं। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर भी जो कमेटी बना रखी है, मैं उसका सदस्य भी हूँ, राष्ट्रीय जो कोविड हेल्प कमेटी है। हम एक राष्ट्रीय कंट्रोल रूम भी चलाते हैं। हमारी युवा कांग्रेस और कांग्रेस के संगठन की सेवा की तारीफ हमारे पत्रकार भाइयों ने निष्पक्ष तौर से लिखी, अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी लिखी, यहाँ तक कि विदेशी राजदूत भी कांग्रेस से मदद मांग रहे थे क्योंकि मोदी सरकार मदद नहीं कर रही थी। केंद्रीय मंत्री हमारे एक साथी मुकेश शर्मा को फोन कर ट्विटर पर लिख केंद्रीय मंत्री रेमडेसिविर का इंजेक्शन मांग रहे थे। हरियाणा की भी क्या स्थिति मैंने आज ही बताया। वर्मा जी हमारी बहुत काबिल स्वास्थ्य मंत्री रही, उनका बेटा मुख्यमंत्री जी को गुहार लगा रहा है। मैं आपके माध्यम से भी हाथ जोड़कर खट्टर साहब से कहता हूं, और किसी को दीजिए मत दीजिए, कम से कम स्वास्थ्य मंत्री को तो इस प्रकार से अपने हाल पर मत छोड़िए। तो ये वो हैं जो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कांग्रेस वो है जो लगातार अपनी सेवा में लगी है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पोरबंदर से तिरुपुरा तक जो सेवा हमसे बन पड़ी विपक्ष में रहते हुए भी, हमने वो सब की। और मैं आपका भी धन्यवादी हूँ कि इस बार कांग्रेस के किए हुए कार्य को पत्रकार मित्रों ने, टेलीविज़न के साथियों ने, उन्होंने बाकायदा उसकी सराहना भी की और दिखाया भी। कुमारी I'll come back to you. हम चूंकि पत्रकार हैं, आधे तो पॉलिटिशियन हम नहीं होते हैं। ये खबरें हैं कि शैलजा जी के संपर्क में बीजेपी के कुछ नेता भी हैं। क्या शैलजा जी को अमित शाह वाले काम सौंपा गए? जी नहीं, देखिए ऐसा है, हमको मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं। अगर आप ये सवाल आदरणीय शैलजा जी से पूछेंगे तो वही बता पाएंगे। पर लेकिन हम किसी की सरकार, मैं आपको फिर बोलता हूँ,
भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा की सरकार एक नाजायज सरकार है। इट इज़ एन इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। ये प्रजातंत्र की नाजायज सरकार है, वोट से नहीं बनी हुई। दुष्यंत चौटाला ने ये कहकर वोट ली थी कि वो खट्टर साहब को और भाजपा को यमुना पार करवाएगा, और खट्टर साहब ने ये कहकर वोट ली थी कि वो दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। हरियाणा के लोगों को दोनों ने ठगा। ये ठगबंधन है, गठबंधन की सरकार नहीं है। इसलिए हम इस सरकार को नहीं तोड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं कह सकता हूं, हम नहीं तोड़ेंगे। ये सरकार 5 साल पूरा नहीं कर सकती, अपने बोझ के नीचे स्वयं गिर जाएगी। जी, केंद्र सरकार ने एक स्कीम निकाली है, कोरोना के दौरान जो अनाथ हुए बच्चे हैं 23 साल में उन्हें 10 लाख रुपया मिलेगा और 18 साल में 5 लाख रुपये बीमा दिया जाएगा। जरूरत उस बच्चे को आज है, जो बच्चा अनाथ हो गया, उसके बाद क्या करेंगे? आदरणीय साथी, एक वो पुरानी अपनी कहावत है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। 18 साल आगे पैसा देने का वादा मोदी जी आज कर रहे हैं। 7 साल पहले आप सबको 15-15 लाख का वादा किया था, वो हो गया पूरा। तो 18 साल बाद मिलेगा, ये क्या गारंटी है? तो 18 साल तक कुलवंत भाई, वो बच्चे, वो अबोध बालक जिंदा रहेंगे कैसे? उनको शिक्षा कौन देगा? उनका पालन पोषण कौन करेगा? इसीलिए याद करिए, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा था प्रधानमंत्री जी को। पढ़ते नहीं है वो, उनकी दिक्कत ये है, पढ़ते लिखते कुछ नहीं। दुर्भाग्य इस देश का यही है। और उस पत्र में बाकायदा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा था, उन सारे अबोध बच्चों को जिनके माता पिता गुजर गए या जिनका कमाने वाला एक परिवार का सदस्य गुजर गया, नवोदय विद्यालय के अंदर पूरी उनको अगले 10 साल 12 साल तक फ्री एजुकेशन, फ्री हॉस्टल और फ्री इंतजाम किया जाए। यही तरीका है उन बच्चों के अच्छे पालन पोषण का। उम्मीद है कि शायद आपकी बात से ही प्रधानमंत्री सद्बुद्धि ले ले, उम्मीद तो कम है। सर, वैक्सीन की क्यों नहीं बताई आपने? लेकिन हरियाणा सरकार का ये आरोप है कि राजस्थान में आपकी सरकार ने वैक्सीन खराब की है, आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए सरकार, तो वहाँ पे क्यों खराब हुई है? मुझे एक बात बताइए, आपका बच्चा भूखा मर रहा हो, आप कह रहे हैं पड़ोसी के यहाँ रोटी नहीं है, ये किस प्रकार का बेवकूफ़ाना आर्ग्यूमेंट है? और कल ही बाकायदा वहाँ की सरकार ने एक बयान जारी कर, रघु शर्मा स्वास्थ्य मंत्री ने, मैं शेयर कर लूँगा आपसे व्हाट्सएप पर, आपको अभी भिजवा देंगे हम। उन्होंने बताया कि ये तथ्य सही नहीं है। परंतु मेरा आपसे केवल ये कहना है, मैं ये डिटेल नहीं कहना चाहता था पर आप पूछ रहे हैं, बता रहा हूँ। हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं। 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन आपको 90% को लगानी है। वैसे तो 100 को लगानी चाहिए, पर 90 को लगानी है। तो 140 जरब 2, 280। 18 साल से ज़्यादा के 94.5 करोड़ लोग हैं। 94.5 जरब 2, 189 करोड़, 189 हो गया। 189 करोड़ वैक्सीन तो चाहिए। आज तक मोदी जी ने ऑर्डर किए 39 करोड़। तो भैया ऑर्डर ही किया आपने तो यार, आप खराब और ठीक की बात तो तब करोगे। 189 सीधा हिसाब है, 94.5 करोड़ 18 साल से ऊपर के लोग हैं। 189 करोड़ वैक्सीन चाहिए, आपने ऑर्डर ही 39 करोड़ की है आज तक। जब पूरी दुनिया वैक्सीन खरीद रही थी, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, ब्राज़ील, इन्होंने मई 2020 में खरीदी। मोदी जी ने जनवरी 2021 में 2 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया, खरीदी नहीं। हमारी वैक्सीन भी दूसरे खरीद के ले गए। उसके बाद क्या किया? 6.63 करोड़, 6 करोड़ 63 लाख वैक्सीन विदेशों में भेज दी 20 मई तक। क्यों? मेरा बच्चा मर रहा है, मैं विदेश के आदमी को वैक्सीन लगा रहा हूँ। ये किस प्रकार की नीति है?
सर आपने ठीक है सर। कांग्रेस पार्टी मदद कर रही है लोगों की, ये फंड कहाँ से आ रहा है आपके पास? कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से कर रही है या सामूहिक? ये सब जो लोग देख रहे हैं ये फंड है चलता फिरता, और जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है आप जैसे किसी साथी के पास भी चले जाते हैं, क्योंकि सेवा परमो धर्म में सबका हिस्सेदारी होनी चाहिए। सर पार्टी कांग्रेस का हम क्या हैं? पार्टी का हर कार्यकर्ता का नाम ही पार्टी है। पार्टी कोई बिल्डिंग का नाम नहीं है सर, पार्टी आदमियों का नाम है, और पार्टी के लोग अपने अपने साधनों से इसमें मदद कर रहे हैं। सर किसानों का समाधान होगा कि नहीं? जब तक मोदी सरकार रहेगी और जब तक खट्टर सरकार रहेगी, समाधान की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि ये अहंकारी शासक किसान के खेती के 25 लाख करोड़ के व्यापार को 3 या 4 उद्योगपतियों की जोड़ी की दासी बनाना चाहते। ये किसान की अगली नस्ल और फसल को नष्ट करना चाहते। ये किसान की सिसकियों को कीलों और पत्थरों के नीचे दबाना चाहते। पर ये जान लें मोदी जी और खट्टर साहब और भारतीय जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला कि इस देश के मेहनतकश किसान, गरीब मजदूर और छोटे दुकानदार आड़ती से जिसने लोहा लिया है उसने मुंह की खाई है, और ये दोनों सरकारें भी अपने वापसी की तैयारी कर रही। कांग्रेस जिला कार्यकारिणी कब घोषित कर रही है जी? साहब मैं तो, मेरा ये अथॉरिटी नहीं है, वो प्रभारी जी बताएंगे या शैलजा जी बताएंगे। पिछला टर्म भी ऐसे ही निकला था सब मेरा भी इसी तरह पिछली बार भी मेरे को अख्तियार नहीं था सर। हुड्डा साहब ने चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है, चीफ मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया है कि आप चिंता न करो, 2029 तक हमारी सरकार है। तो क्या खट्टर साहब हरियाणा के लोगों के मत को कुछ नहीं मानते? सरकारें तो प्रजातंत्र में वोट से चुनी जाती है ना। आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी की एक वोट से तो नहीं चुनी जाएंगी। ये खट्टर साहब के अहंकार को दर्शाता है। वो हमारा कांग्रेस का नहीं, वो हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों के जनमत का और उनकी बुद्धिमत्ता का अपमान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उन्हें हाथ जोड़कर कहूँगा कि देखिए अहंकार इस हिंदुस्तान में कभी किसी का बचा नहीं। यहाँ तो ऋषि मुनियों का देश है और यहाँ परंपरा चलती आई है, और कुछ नहीं हो तो पानीपत कुरुक्षेत्र की धरती से सीख ले लीजिए। यहाँ बड़े बड़े लोगों का अहंकार मिट कर गया इन दोनों धरतियों से, और दुनिया का इतिहास हमने लिखा। इसलिए अहंकार नहीं। आपको अच्छा सुझाव अगर कोई दें, वो चाहे विपक्ष के नेता हों या कोई आम साधारण व्यक्ति हो या पत्रकार हो, बजाय उन पर गुस्सा करने के अहंकार छोड़कर सही मन से उनकी बात सुनिए और उसे मानने का प्रयास कीजिए। पानीपत में कांग्रेस के अंदर गुटबाजी नजर आती है जी, क्या कहें? देखिए आदरणीय मित्र, आज हम एक सब साथी, ये जो साथी इल्ज़ाम लगाते हैं, वो आज की आप ये फोटो एक छाप दीजिएगा, वो अपने आप आर्ग्यूमेंट फेल हो जाए। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों हॉस्पिटल का हिसार और पानीपत में शुभारंभ किया था, हॉस्पिटल का करोड़ों रुपए का, लेकिन वहाँ पर ना आईसीयू है ना वेंटिलेटर है, सिर्फ मोर्चरी और ऑक्सीजन है। करोड़ों रुपए लगाए गए हैं उसके अंदर। इस प्रदेश का यही दुर्भाग्य है। मैं आपकी संवेदना से और आपके प्रश्न में जो पीड़ा छुपी है उससे अपने आप को भी जोड़ता हूँ। हमने देखा कि गुड़गांव के अस्पताल तो पानी के अंदर तैरता मिला और वहाँ एक सिंगल मरीज नहीं था। मुख्यमंत्री जी के जाने के फौरन बाद ही सारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सारी ऑक्सीजन बेड की चद्दर, डॉक्टर, पैरामेडिक्स, नर्स सब भाग गए। तो क्या मुख्यमंत्री का काम लोगों को बहकाना है, फोटो खिंचवाना है, इमेज मैनेजमेंट करना है या कोरोना में सेवा करना है? हिसार में उन्होंने जिद की, किसानों से को उत्तेजित करने का प्रयास किया। हिसार में अगले दिन जब पत्रकार साथी गए उस अस्पताल में, तो वहाँ दांतों का डॉक्टर कोरोना का इलाज करते मिला। आप मुझे बताइए, दांत के डॉक्टर से कोरोना का इलाज करवाएंगे तो मरीज बचेगा कैसे? तो इसलिए कम से कम हमें आज सार्थक प्रयास करना चाहिए एक दूसरे, बजाय इस प्रकार की फोटो अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टरों की कमी है। हाँ, मैं एक और कहना चाहता हूँ, बहुत सारी संस्थाएं हैं, समाज सेवी संस्थाएं हैं, दूसरी संस्थाएं हैं, जिन्होंने इस जिन्होंने इस पूरे मामले में
पानीपत शहर में एक उदयमान सेवा उदाहरण पेश किया। मैं उन संस्थाओं का भी, शायद हम उन संस्थाओं में सब में नहीं पहुंच पाएंगे, पर आज हम सबकी ओर से मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। हमारा ये जो कैंपेन है, इसमें हम पुलिस थानों में भी जाते हैं और पत्रकार साथियों तक भी पहुंचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप लोग भी कोरोना वॉरियर्स हैं। तो मैं उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे एक मित्र आए हैं जो जींद में, जिन्होंने हमारे प्रभारी की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन की थी, आज फिर यहाँ हैं। मैं एक बार फिर उनका स्वागत करता हूँ।